Hello people, welcome back to the channel Priyanka this side. So today's class we are starting with Bare Act series. जैसा कि आपको प्रॉमिस किया था कि for prelims 2026 besides polity के classes we are going to discuss Bare Act as well as your previous question and current affairs, everything related to polity we are going to discuss here. So उन promises के fulfillment में एक another series हम start कर रहे हैं जहाँ पे हम we are starting with Bare Act, right? See, polity for Lakshmikant is good, but if you combine Lakshmikant with Bare Act plus Bare Act, आप उन less than 1%, less than 0.01% लोगों में आ जाएंगे जो polity को इतना holistically prepare कर रहे हैं. And yes, Lakshmikant is very good. इसको dilute करने की आवश्यकता ही नहीं है. But कहीं कहीं the constitution, the examination is going beyond the Lakshmikant because they are reading into the lines of Bare Act. So that's why we need to discuss Bare Act. And I think this is the right time to start because हम February के last leg में हैं and we have ample time to revise also. My only concern is कि जैसे जैसे हम यहाँ पे discuss करते जाएंगे, don't postpone these things for later on. आप यहाँ पे इन articles के explanations को पढ़ते जाएंगे, समझते जाएंगे and कोशिश करिए कि इनको रिवाइज करें, रिवाइज करें. जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, जो चीज़ें उनको आप हाईलाइट कर लें. सारे 395 आर्टिकल्स आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, हालांकि विल डिस्कस देम. आपको एक ब्रीफ आइडिया होनी चाहिए. और जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जैसे प्रेसिडेंट से रिलेटेड, लोकसभा के स्पीकर से रिलेटेड, लेजिस्लेटिव असेंबली एंड काउंसिल के फॉर्मेशन एंड फंक्शनिंग से रिलेटेड, जहाँ से यूपीएससी सवाल पूछ रही है, उनको हम बहुत ही दिल से, तसल्ली से, इत्मीनान से और दिल लगाकर करेंगे. एंड विल गो पार्ट वाइज. जैसे कॉन्स्टिट्यूशन के डिफरेंट पार्ट्स अनफोल्ड होते जाएंगे उस तरह से हमारे क्लासेस चलते जाएंगे. वी विल नॉट गो विथ आर्टिकल वाइज, विल गो विथ पार्ट वाइज. जहां बड़े पार्ट्स होंगे हम उनको मल्टीपल पार्ट में कवर कर लेंगे. आज के क्लास में बिकॉज वी आर स्टार्टिंग विथ पार्ट 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, छोटा सा पार्ट है, 4 आर्टिकल है. सो वील बिगिन एंड एंड विथ पार्ट 1. सो लेट्स स्टार्ट द क्लास एंड दिस इज मी प्रियंका शुक्ला. सो द पार्ट 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 1 की बात करें तो इसका नाम है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी. पार्ट 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का क्या नाम है? यूनियन एंड इट्स टेरिटरी. नाम बताता है कि पार्ट 1 किससे डील करता है? यूनियन और उसकी टेरिटरी के मसलों से डील करता है. कौन कौन से आर्टिकल्स हैं पार्ट 1 में? सो इफ यू रीड पार्ट 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इट डील्स विथ आर्टिकल्स 1 to 4. आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक के जो आर्टिकल्स हैं उनको पार्ट 1 में कवर किया गया है. हम एक एक करके देखेंगे. सो व्हेन इट कम्स टू आर्टिकल 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इसका टाइटल क्या है? आर्टिकल 1 का टाइटल क्या है? नेम एंड जस्ट अ मिनट. आर्टिकल 1 का टाइटल है नेम एंड थिकनेस, यस, नेम एंड टेरिटरी ऑफ यूनियन. आर्टिकल 1 का टाइटल क्या है? नेम एंड टेरिटरी ऑफ यूनियन. 2 चीज़ों पे यहाँ पे इम्फोसाइज की गई है. पहला कि यूनियन का नेम क्या होगा और दूसरी यूनियन की टेरिटरी क्या होगी. ये जब आप आर्टिकल 1 पढ़ते हैं वहाँ पे आपको पता चलता है. आर्टिकल 1 की टाइटल क्या है? नेम एंड टेरिटरी ऑफ यूनियन. सो जब आर्टिकल 1 आप पढ़ेंगे, दो चीज़ों का पता चलेगा. यूनियन का नाम क्या है, यूनियन का नाम क्या है एंड यूनियन की टेरिटरी क्या है. सो जब आप आर्टिकल 1 क्लॉज 1 पे जाएंगे, आर्टिकल 1 में 3 क्लॉज हैं, 1, 2, 3 एंड 3 में भी आपको 2 सब क्लॉजेस देखने को मिलते हैं. तो जब आप आर्टिकल 1 का क्लॉज 1 पढ़ेंगे, ये कहता है इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स. इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स. यानी यहाँ जो आर्टिकल 1 क्लॉज 1 है, आर्टिकल 1 क्लॉज 1 है, ये किससे डील करता है? ये यूनियन के नेम से डील करता है. ये क्या है यूनियन का नेम? बताइए. इंडिया दैट इज भारत. यूनियन का नेम क्या है? इंडिया दैट इज भारत. दैट इज इंग्लिश में जो नाम है वो इंडिया है और उसी का हिंदी नेम क्या है? भारत. इंडिया दैट इज भारत. कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के डिबेट्स, इसमें बहुत सारे डिस्प्यूट्स थे. कुछ लोग हिंदी नाम चाहते थे, कुछ इंग्लिश नाम चाहते थे. इसलिए हमारे 4 फादर्स ने एक बैलेंस, एक हार्मनी मेंटेन किया और कहा कि हम नाम रखेंगे इंडिया दैट इज भारत. सो आर्टिकल 1 क्लॉज 1 सेज क्या नेम है हमारे यूनियन का? इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट. हमने इसको यूनियन ऑफ स्टेट्स रखा है, फेडरेशन ऑफ स्टेट क्यों नहीं रखा? ये सारे हमने पार्लियामेंट्री फॉर्म एंड फेयर्स, ये सारी हम डिस्कस कर चुके हैं. पॉलिटी की क्लासेस आप जाकर देख सकते हैं. तो
वन क्लॉज वन किससे डील करता है? नेम ऑफ द यूनियन, एंड यूनियन का नेम क्या है? इंडिया, दैट इज भारत। अब आर्टिकल 1 क्लॉज 2 में जब जाते हैं तो आर्टिकल 1 क्लॉज 2 कहता है कि द स्टेट्स एंड द टेरिटरीज और देयर ऑफ शैल बी स्पेसिफाइड इन द फर्स्ट शेड्यूल, यानी इस यूनियन का नाम 1 क्लॉज 1 में हमने देखा इंडिया दैट इज भारत, यूनियन का नाम। 1 क्लॉज 2 में अब इस यूनियन में स्टेट्स और टेरिटरीज कौन सी होंगी उसकी बातें की जा रही हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन 1 क्लॉज 2 में कहती है कि यूनियन की स्टेट्स और टेरिटरीज जो होंगी वो कहाँ आपको मिलेंगी, आप कहाँ जाकर देख सकते हैं कि यूनियन में कौन से स्टेट्स हैं कौन सी टेरिटरीज हैं। तो फर्स्ट शेड्यूल में जब आप जाएंगे, फर्स्ट शेड्यूल में जाएंगे तो वहाँ पे यूनियन की स्टेट्स एंड टेरिटरीज के आपको स्पेसिफिकेशन देखने को मिलता है। क्लियर है ये? नाउ थर्ड 1 क्लॉज 3, आर्टिकल 1 क्लॉज 3 क्या कहता है? द टेरिटरी ऑफ इंडिया शैल कंप्राइज ऑफ, टेरिटरी ऑफ इंडिया शैल कंप्राइज ऑफ टेरिटरी ऑफ स्टेट्स, territory of UTs as specified in the first schedule and such other territories as may be acquired। इसको सिंप्लीफाई किया जाए तो ये हमने प्रीवियस क्लासेस में भी डिस्कस किया गया है। टेरिटरी ऑफ इंडिया में 3 चीज़ें आती हैं, जो स्टेट्स की टेरिटरी है वो, यूटीज़ की जो टेरिटरी है, यूनियन टेरिटरीज हैं उनकी वो, और साथ ही साथ जो उस टाइम के लिए एक्वायर्ड टेरिटरी हैं वो भी ये टेरिटरी ऑफ इंडिया में आती हैं। तो आर्टिकल 1 को जब आप देखते हैं 3 चीज़ों की बात की गई है। आर्टिकल 1 क्लॉज 1 नेम की बात करता है, क्या है यूनियन का नेम? इंडिया दैट इज भारत, इंडिया दैट इज भारत। आर्टिकल 1 क्लॉज 1 क्लॉज 2 क्या बताता है कि इस यूनियन का नाम तो 1 क्लॉज 1 में आपने देख लिया। 1 क्लॉज 2 बताता है कि इस यूनियन में स्टेट्स और टेरिटरीज कौन होंगे, वो कहाँ मिलेंगे, यूनियन के स्टेट्स और टेरिटरी। सो 1 क्लॉज 2 कहता है कि ये फर्स्ट शेड्यूल में स्पेसिफाई किए होंगे। एंड 1 क्लॉज 3 क्या कहता है? 1 क्लॉज 3 कहता है कि टेरिटरी ऑफ इंडिया में क्या क्या आएंगे। तो इसके अंदर 3 सब क्लॉजेज हैं। टेरिटरी ऑफ इंडिया में आपकी स्टेट्स की टेरिटरी, यूनियन टेरिटरीज की टेरिटरी एंड उस टाइम बीइंग के लिए जो एक्वायर्ड टेरिटरी है वो आती है। सो दिस इज आर्टिकल 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो नेम और टेरिटरी को पूरी तरह से डिस्क्राइब करता है। Let's move to Article 2 of the Constitution. Article 2 deals with admission or establishment of new states. Admission or establishment of new states. ये word important है क्योंकि नए स्टेट्स, ये जो नए न्यू स्टेट्स है इसका जिक्र आर्टिकल 3 में भी आप देखेंगे, लेकिन आर्टिकल 2 में भी न्यू स्टेट्स है, आर्टिकल 3 में भी न्यू स्टेट्स हैं, लेकिन आर्टिकल 2 में जो है एडमिट कर रहे हैं, एडमिशन यानी किसको एडमिट करते हैं? कुछ बाहर से हम ला रहे हैं, एडमिट कर रहे हैं। ये आज तक यूनियन में एग्जिस्टेंट नहीं था बट इसको हम जगह दे रहे हैं, एडमिट कर रहे हैं। यानी आर्टिकल 2 किससे डील करता है? आर्टिकल 2 डील करता है वैसी चीज़ों, उन टेरिटरीज, वो स्टेट्स जो फॉरेन टेरिटरीज हैं जिनको हम यूनियन में इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं, यूनियन में इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं। सो ये एडमिशन वर्ड को आप लिख सकते हैं इनकॉर्पोरेशन ऑफ किसका? इनकॉर्पोरेशन ऑफ किसका? फॉरेन टेरिटरीज। जो एग्जिस्टिंग स्टेट्स है, फॉर एग्जांपल बिहार, इसको हम ये नहीं कह सकते एडमिशन, नहीं कह सकते, लेकिन सिक्किम, जब हमने सिक्किम को इनकॉर्पोरेट किया था तो हमने इनकॉर्पोरेशन वर्ड यूज किया था और उस समय हमने सिक्किम को एडमिट किया था यूनियन ऑफ इंडिया में। यानी जो आज तक हमारे पार्ट नहीं है, जो आज तक हमारे यूनियन का पार्ट नहीं है, बट यू आर एडमिटिंग इट, राइट। और इसको हम एडमिट करके स्टैब्लिश कर रहे हैं, एडमिट करके स्टैब्लिश कर रहे हैं एज अ स्टेट। क्लियर है ये? सो आर्टिकल 2 डील्स विथ, आर्टिकल 2 के टाइटल क्या है, कि सब्जेक्ट मैटर क्या है? एडमिशन और एस्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट। ये कौन से स्टेट्स हैं? एडमिशन एंड एस्टैब्लिशमेंट, वैसे स्टेट्स, वैसे टेरिटरीज जो कि इंडियन टेरिटरी नहीं है, फॉरेन टेरिटरीज को हम एक्वायर कर रहे हैं, इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं, उनको एज ए स्टेट कॉन्स्टिट्यूशनल सैंक्शन दे रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल एस्टैब्लिशमेंट दे रहे हैं। इनकॉर्पोरेशन, एडमिशन मीन्स इनकॉर्पोरेशन, एस्टैब्लिशमेंट मीन कॉन्स्टिट्यूशनल सैंक्शन देना। क्लियर है ये? सो अब फॉरेन टेरिटरीज को,
फॉरेन टेरिटरीज, इसके बारे में आर्टिकल 2 क्या कहता है? एडमिशन और इस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट। कहता है कि पार्लियामेंट मे बाय लॉ admit into the union or establish new states on such terms and conditions as it deems fit। ये थोड़ा सा रह गया है, as it deems fit, यानी जो फॉरेन टेरिटरीज हैं, वैसे टेरिटरीज, वैसे स्टेट्स जो यूनियन के पार्ट नहीं थे, उनको यूनियन में कौन एस्टैब्लिश करेगा, कौन एडमिट करेगा? पार्लियामेंट करेगी। किसके पास पावर है फॉरेन टेरिटरीज को इंडियन टेरिटरी में एडमिट करने का और एस्टैब्लिश करने का? पार्लियामेंट के पास पावर। पार्लियामेंट कैसे एस्टैब्लिश करेगी? लॉ बना के। पार्लियामेंट कैसे एस्टैब्लिश करेगी? लॉ बना करके फॉरेन टेरिटरीज को इंडियन यूनियन में एडमिट करेगी और स्टैब्लिश करेगी। कैसे करेगी? लॉ बना के। कौन से टर्म्स एंड कंडीशंस होंगे? इसको पार्लियामेंट, कॉन्स्टिट्यूशन ने पार्लियामेंट पे छोड़ा हुआ है, क्योंकि अलग अलग सिचुएशन के लिए हमें हो सकता है अलग अलग टर्म्स एंड कंडीशंस देखने पड़े। कैसे टर्म, कौन से टर्म्स एंड कंडीशंस होंगे, ये पार्लियामेंट अपना डिसाइड करेगी। कौन डिसाइड करेगी? पार्लियामेंट डिसाइड करेगी। क्लियर है आपका ये आर्टिकल 2? छोटा सा आर्टिकल है लेकिन बहुत टेक्निकल है। क्लियर है? जब हम आर्टिकल 2 में एडमिशन और एस्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स की बात करते हैं तो हम उन स्टेट्स, उन टेरिटरीज की बात करते हैं जो इंडियन यूनियन से बाहर के हैं, फॉरेन टेरिटरीज की बात करते हैं। क्लियर है? कौन करेगा? पार्लियामेंट करेगी लॉ बना के। आइए अब आर्टिकल, यस, अब जैसे 2, जब हमने कहा कि न्यू स्टेट्स के एडमिशन और एस्टैब्लिशमेंट, जब 1974 में सिक्किम को इंडिया में एडमिट किया गया था, सिक्किम को इंडियन यूनियन के साथ एसोसिएट किया गया था, तो 2 को, आर्टिकल 2 को अमेंड किया गया था, 2A इंसर्ट किया गया था। क्यों? क्योंकि हम इंडियन यूनियन में एक फॉरेन टेरिटरी को एडमिट कर रहे थे, स्टैब्लिश कर रहे थे, इसलिए आर्टिकल 2 अमेंड हुआ था। क्यों? क्योंकि 2 में बात की गई है एडमिशन और एस्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट की। क्लियर है ये? 2A देख लेते हैं, हालांकि ये रिपील हो गया है लेकिन इसको देख लेंगे कि 2A से क्या हुआ था। सिक्किम को इंडियन यूनियन के साथ एसोसिएट किया गया था। किस अमेंडमेंट से? आर्टिकल 2A इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 35th अमेंडमेंट से। याद रखिएगा, ये आपसे पूछा जा सकता है, आपके स्टेट PCS में भी और UPSC के PT में भी पूछा जा सकता है। 35th अमेंडमेंट एक्ट 1974 से सिक्किम को एसोसिएट किया गया था इंडियन यूनियन में, और ये आर्टिकल 2A को फिर रिपील कर दिया गया बाय 36th अमेंडमेंट एक्ट। 2A इंसर्ट कब हुआ था? थ्रू 35th अमेंडमेंट एक्ट, एंड 2A को रिपील किया गया, जो हमने यहाँ पे देखा है 2A रिपील्ड है। ये किस अमेंडमेंट में हुआ था? 36th अमेंडमेंट एक्ट 1975 से ये 2A को रिपील कर दिया गया था। क्लियर है? ये रिपील भी क्यों करना पड़ा, हम जब आर्टिकल 4 पढ़ेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा कि कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंड करने की आवश्यकता नहीं थी, सिंपल लेजिस्लेशन काफी था। ओके, अब आर्टिकल 3 आते हैं। आर्टिकल 3 क्या कहता है? फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स। हमने कहा यहाँ पे भी देखिए न्यू स्टेट्स की यहाँ पे भी बात है एंड 2 में भी न्यू स्टेट्स की बात थी। क्लियर है? ये डिफरेंस आपको अब समझ में आना चाहिए। पर 2 में कौन से न्यू स्टेट्स की थी? एडमिशन और एस्टैब्लिशमेंट, जो फॉरेन की टेरिटरी है उनकी बात हो रही है। अब हम 3 में बात कर रहे हैं फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स, नए स्टेट्स की फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं, एंड अल्टरेशन ऑफ एरियाज, बाउंड्रीज और नेम्स ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट्स। आर्टिकल 3 में हम किसकी बात कर रहे हैं? 2 चीजें हैं। आर्टिकल 3 2 चीजों से डील करता है। जस्ट अ मिनट, आर्टिकल 3 का सब्जेक्ट मैटर देख लीजिए, 2 चीजों से डील करता है। पहला है फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स, दिस इज द फर्स्ट सब्जेक्ट मैटर ऑफ आर्टिकल 3, एंड दूसरा है अल्टरेशन ऑफ एरियाज, बाउंड्री एंड नेम्स ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट। 2 चीजें हैं, नए स्टेट्स का बनना और दूसरा कि जो एग्जिस्टिंग स्टेट्स हैं उनके एरियाज को चेंज करना, उनके बाउंड्रीज को चेंज करना, उनकी नाम को चेंज करना। ये कौन से आर्टिकल में डील किया गया? आर्टिकल 3 के अंदर। अब आर्टिकल 3 क्या कहता है? कहता है कि पार्लियामेंट में बाय लॉ, पार्लियामेंट, आप पढ़िए नीचे, पार्लियामेंट में बाय लॉ, पार्लियामेंट लॉ बना के, यानी कौन कर सकती है? पार्लियामेंट। पार्लियामेंट लॉ बना के क्या क्या कर सकती है? A to E, पार्लियामेंट के पास 5 पावर्स दिए हैं आर्टिकल 3 के अंदर। आर्टिकल 3 के अंदर पार्लियामेंट के पास देयर 5 पावर्स,
5 पावर्स दिए गए, उनको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। पार्लियामेंट लॉ बना के 5 पावर्स को एक्सरसाइज कर सकती है। कौन कौन सी कर सकती है कि पार्लियामेंट में बाय लॉ, पार्लियामेंट लॉ बना के पहली चीज क्या कर सकती है, फॉर्म अ न्यू स्टेट, एक नए स्टेट को फॉर्म कर सकती है। फॉर्म अ न्यू स्टेट, एक नए स्टेट को फॉर्म कर सकती है। आगे ये भी बताया गया है बाई मतलब कैसे। सो पार्लियामेंट में बाय लॉ फॉर्म अ न्यू स्टेट, पार्लियामेंट लॉ बना के एक नया स्टेट बना सकती है। कैसे? बाय सेपरेशन ऑफ टेरिटरी फ्रॉम एनी स्टेट, बाय सेपरेशन ऑफ टेरिटरी फ्रॉम एनी स्टेट, यानी किसी स्टेट से कुछ पार्ट उसका हटा करके, किसी स्टेट से, एग्जिस्टिंग स्टेट से उसकी कुछ टेरिटरी को हटा करके, उसके सेपरेट करके इसको अलग स्टेट, न्यू स्टेट पार्लियामेंट बना सकती है। सो दिस इज द फर्स्ट थिंग, सेपरेशन ऑफ टेरिटरी फ्रॉम एनी स्टेट। कोई एग्जिस्टिंग स्टेट है, उससे कुछ टेरिटरी सेपरेट कर दिया, उसको नया स्टेट बना दिया, पार्लियामेंट कर सकती है। दूसरा, बाय यूनाइटिंग 2 और मोर स्टेट्स, बाय यूनाइटिंग 2 और मोर स्टेट, ये स्टेट ए है, ये स्टेट बी है, पार्लियामेंट ने इन दोनों को जोड़ दिया और इन दोनों को मिला के स्टेट सी बना दिया। क्लियर है? बाय यूनाइटिंग 2 और मोर स्टेट्स और पार्ट ऑफ एनी स्टेट्स, यानी दो या एक स्टेट ये है, एक स्टेट बी है, एक स्टेट ये है। अब पार्लियामेंट चाहे तो थोड़ा सा यहाँ से बीच में कोई और स्टेट है, थोड़ा थोड़ा पार्ट किसी स्टेट के मिला करके एक नया स्टेट बना दिया, डी। क्लियर है ये? तो 3A क्या कहता है, पार्लियामेंट बाय लॉ, पार्लियामेंट लॉ बना करके कैन फॉर्म अ न्यू स्टेट, नया स्टेट बना सकती है। कैसे? बाय सेपरेशन ऑफ टेरिटरी फ्रॉम एनी स्टेट, किसी स्टेट से, एग्जिस्टिंग स्टेट से उसकी कुछ टेरिटरी को सेपरेट कर दो, नया लॉ बना दो। बाय यूनाइटिंग 2 और मोर स्टेट्स, 2 और मोर स्टेट्स को यूनाइट करके एक नया स्टेट सी बना दो, या फिर अ पार्ट ऑफ एनी स्टेट, कुछ 2 या 2 से अधिक स्टेट्स के छोटे छोटे पार्ट्स को मिला करके एक नया स्टेट बना दो। क्लियर है ये? तो 3 के अंदर इस तरह से स्टेट का फॉर्मेशन है, पार्लियामेंट लॉ बना करके नया स्टेट बनाएगी, बट कैसे, यहाँ पे दिया हुआ है। ये आपको याद रखना है, ये पूछा गया सवाल है। जब हम PYQ डिस्कस करेंगे तो हम पूछूंगी मैं आपसे। इसके बाद 3A में ये पार्लियामेंट के पास पावर है नया स्टेट बनाने का। अगेन 3B में ये 3B क्या कहता है, पार्लियामेंट में बाय लॉ इंक्रीज द एरिया ऑफ स्टेट, पार्लियामेंट लॉ बना करके किसी भी स्टेट के एरिया को इंक्रीज कर सकती है। 3C क्या कहता है, पार्लियामेंट में बाय लॉ डिमिनिश द एरिया ऑफ एनी स्टेट, डिमिनिश मतलब किसी भी स्टेट के एरिया को डिक्रीज कर सकती है। 3D क्या कहता है, पार्लियामेंट में बाय लॉ कंटिन्यू रहेगा, पार्लियामेंट में बाय लॉ अल्टर द बाउंड्रीज ऑफ एनी स्टेट, किसी भी स्टेट के बाउंड्री को अल्टर कर सकती है, बढ़ा भी सकती है, घटा भी सकती है अपने हिसाब से। एंड 3E में क्या कहता है, अल्टर द नेम ऑफ एनी स्टेट। प्लीज इसको इसी सीक्वेंस में याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा गया है, पूछा जाएगा दोबारा। सो 5 पावर्स, कॉन्स्टिट्यूशन ने पार्लियामेंट में 5 पावर्स कन्फर किए हैं। आर्टिकल 3 के अंदर हमने देख लिया। 3A में पार्लियामेंट नए स्टेट्स बना सकती है। कैसे? 3 वेज दिए गए हैं, दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकेंड एंड दिस इज थर्ड, हमने डिस्कस किया है। 3B में स्टेट्स के एरिया को इंक्रीज कर रही है, 3C में स्टेट्स के एरिया को डिमिनिश कर रही है, डिक्रीज कर रही है, 3D में स्टेट के बाउंड्रीज को अल्टर कर रही है एंड 3E में नेम को अल्टर कर रही है। ये याद रखिएगा, ये पावर्स है, पार्लियामेंट के पास पावर्स है, लॉ बना के कर सकती है। अब इसी के आगे आर्टिकल 3 में प्रोवाइजो है। प्रोवाइजो मतलब कंडीशन है, कुछ कंडीशंस फुलफिल करने हैं तभी ये पार्लियामेंट ऐसा कर सकती है। तो आइए अब हम पावर्स ऑफ पार्लियामेंट पढ़ लिए, प्रोवाइजो पढ़ते हैं, क्या क्या कंडीशंस फुलफिल करने हैं तब जाके पार्लियामेंट ये पावर एक्सरसाइज कर सकती है। तो आर्टिकल 3 आगे क्या कहता है, आर्टिकल 3 कहता है कि प्रोवाइडेड दैट नो बिल फॉर द पर्पस शैल बी इंट्रोड्यूस्ड इन ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट एक्सेप्ट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। क्लियर है? यानी आर्टिकल 3 के अंदर जो 5 पावर्स हैं हमने अभी देखा, उनको एक्सरसाइज करने के लिए पार्लियामेंट को लॉ बनाना पड़ेगा। लॉ बनाने के लिए पार्लियामेंट में बिल आना चाहिए। तो आर्टिकल 3 में कंडीशंस हैं कि बिल इंट्रोड्यूस करने के लिए आर्टिकल 3 के अंदर कोई भी पावर एक्सरसाइज करने के लिए A to E 5 पावर्स हैं। किसी भी पावर को एक्सरसाइज करने के लिए पार्लियामेंट में
बिल लाना पड़ेगा और ये बिल इंट्रोड्यूस करने के लिए प्रेसिडेंट का सैंक्शन होना जरूरी है। प्रेसिडेंट रिकमेंड करेंगे तभी आर्टिकल 3 के अंदर जो कोई भी पर्पस है, पांचों में से कोई भी एक पर्पस है, उसके एक्सरसाइज के लिए पार्लियामेंट में बिल इंट्रोड्यूस होगा। क्लियर है ये? नाउ पहला कंडीशन तो यही है कि प्रेसिडेंशियल रिकमेंडेशन ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट, दिस इज फर्स्ट कंडीशन। एंड सेकेंड, अनलेस, इसके बाद भी है कि where the proposal, just a minute, where the proposal contained in the bill affects the area, boundaries or name of any state, एरिया बाउंड्री नेम यानी 3B C D E, ये नेम एरिया बाउंड्री डिमिनिश इंक्रीज कर सकता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन कहती है कि ऐसा बिल जो किसी स्टेट के एरिया को, नेम को, जस्ट अ मिनट, किसी स्टेट के एरिया को, नेम को या फिर बाउंड्री को अफेक्ट कर रहा हो। अब इस तरह के बिल को प्रेसिडेंट को रिकमेंडेशन देने से पहले प्रेसिडेंट को उस स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को रिफर करना होगा, उस स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के व्यूज लेने होंगे। क्लियर है ये? पढ़ते हैं आगे। Where the proposal contained in the bill affects the area, boundaries and name of any state, the bill has been referred by the president to the legislature of that state expressing its view thereon. क्लियर है ये? प्रेसिडेंट को उस बिल को पार्लियामेंट को रिकमेंड करने से पहले अगर ऐसे बिल है जिसमें किसी स्टेट की एरिया अफेक्ट हो रही है, बाउंड्री अफेक्ट हो रही है, नेम अफेक्ट हो रहा है, उस बिल को स्टेट लेजिस्लेचर को रिफर करना होगा जो स्टेट लेजिस्लेचर अफेक्ट हो रही है, कि आप अपने ओपिनियंस, अपने व्यूज एक्सप्रेस कीजिए विद इन। अब टाइम पीरियड की बात आ गई, क्या कोई टाइम पीरियड है, आपसे पूछा जा सकता है, तो कॉन्स्टिट्यूशन कहती है, तीसरा पार्ट है ये प्रोवाइजो का, कि विद इन सच पीरियड एज मे बी स्पेसिफाइड इन द रेफरेंस। ऐसे टाइम पीरियड कि प्रेसिडेंट जब रिफर करते हैं, प्रेसिडेंट जब बिल को स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को भेजते हैं, वहां पे टाइम पीरियड वो स्पेसिफाई कर सकते हैं। देखिए वर्ड यहाँ पे में है, जरूरी नहीं कि प्रेसिडेंट के ऊपर बाइंडिंग है कि हर रेफरेंस में वो टाइम स्पेसिफाई करें। प्रेसिडेंट के ऊपर मर्जी है, वो स्पेसिफाई कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। तो उस टाइम पीरियड के अंदर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को अपना ओपिनियन, अपने व्यूज एक्सप्रेस करने हैं। और इसके अलावा विद इन सच फर्दर पीरियड एज द प्रेसिडेंट में अलाउ, यानी अगर प्रेसिडेंट ने जो रेफरेंस दिया है स्टेट असेंबली को, उसमें टाइम पीरियड एक्सप्रेस किया है, तो उसके बाद फर्दर पीरियड भी अलाउड हो सकता है। कोई ऐसा नहीं है कि एक बार टाइम पीरियड हो गया वो फाइनल है। बिल में टाइम पीरियड प्लस फर्दर पीरियड, देखिए कीवर्ड्स मैंने हाईलाइट कर दिया, यानी प्रेसिडेंट चाहे तो वो दोबारा भी टाइम बढ़ा सकते हैं। स्टेट असेंबली, जो कंसर्न्ड असेंबली है, जो इफेक्ट हो रही है, उनको अपने व्यूज एक्सप्रेस करने के लिए। एंड इस एक बार यहाँ पे आपको टाइम मिल रहा है, दूसरी बार यहाँ टाइम बढ़ाया गया है। इन सब टाइम्स के बाद जब टाइम खत्म हो रहा है, उसके एक्सपायर होने पे जो स्टेट लेजिस्लेचर है अपने व्यूज एक्सप्रेस करेगी एंड उसके बाद प्रेसिडेंट रिकमेंडेशन देंगे। क्लियर है ये? नए स्टेट्स के फॉर्मेशन के लिए, यानी 3A के लिए आपको क्या, आपको नहीं क्लियर है, ठीक है। किसी स्टेट का एरिया बाउंड्री या फिर नेम अफेक्ट हो रहा है, तो अगर 2 और मोर स्टेट्स को अगर प्रेसिडेंट मिलाकर कंबाइन करके, पार्लियामेंट कंबाइन करके बनाना चाहती है, तो एरिया तो अफेक्ट हो गई। सो 3 से A से लेकर के E तक कोई भी एक्सरसाइज हो पार्लियामेंट का, वो जो बिल है प्रेसिडेंट के रेफरेंस से, प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशन से इंट्रोड्यूस होगा। लेकिन प्रेसिडेंट रिकमेंडेशन देने से पहले जो अफेक्टेड लेजिस्लेचर है उसको चिट्ठी लिखेंगे और बोलेंगे कि देखिए इतने टाइम पीरियड के अंदर आप अपना इस मसले पे ओपिनियन दे दीजिए, और हो सकता है कि टाइम कम पड़ जाए, स्टेट लेजिस्लेचर का है, तो प्रेसिडेंट साहब और फर्दर टाइम पीरियड अलाउ कर सकते हैं। और उस टाइम खत्म होने के बाद उस स्टेट लेजिस्लेचर अपना व्यूज देगी और उसके बाद प्रेसिडेंट रिकमेंड करेंगे और वो पार्लियामेंट में बिल इंट्रोड्यूस होगा। सो दिस इज अबाउट आर्टिकल 3। आर्टिकल 3 के 5 पावर्स हैं। प्रोवाइजो में बताया गया है कि ये पांचों पावर को कैसे एक्सरसाइज करना है। कुछ
कुछ एक्सप्लेनेशन है, देख लीजिए। 2 बातें आपको जाननी है, बहुत सारे एक्सप्लेनेशन 2 जाननी है। पहला एक्सप्लेनेशन क्या कहता है कि इन दिस आर्टिकल यानी आर्टिकल 3 में द क्लॉजेज A to E स्टेट इंक्लूड्स अ यूनियन टेरिटरी बट इन द प्रोवाइजो स्टेट डज नॉट इंक्लूड यूनियन टेरिटरी। A to E में जहाँ जहाँ हमने स्टेट, यहाँ से इन सारे में हमने जहाँ जहाँ स्टेट वर्ड यूज़ किया है, स्टेट मतलब यूटी भी होता है, लेकिन प्रोवाइजो में मतलब यहाँ पे जब भी हमने स्टेट वर्ड यूज किया है उसका मतलब कतई नहीं है कि स्टेट मतलब यूटी। यानी जब यूटीज़ को के रीअलाइनमेंट की बात हो, यूटीज़ के नेम, एरिया और बाउंड्री की बात होती है, तो क्या प्रेसिडेंट को यूटी के लेजिस्लेटिव असेंबली को रिफरेंस चिट्ठी लिखनी होगी? नहीं, ये याद रखिएगा, आपका पूछा हुआ सवाल है। यहाँ पे हमने डिस्कस कर लिया, फिर से जब चैप्टर डिस्कस करेंगे तब भी हो जाएगा। क्लियर है ये? सो फर्स्ट एक्सप्लेनेशन, Clauses A to E state means UT but in proviso state does not include UT। यानी UTs के नेम, एरिया और बाउंड्री को चेंज करने के लिए अगर कोई बिल आता है तो प्रेसिडेंट को रिकमेंडेशन देने से पहले उस यूटी को चिट्ठी लिखने की, रेफरेंस लेने की, उसका ओपिनियन लेने की आवश्यकता नहीं है। एक्सप्लेनेशन 2 क्या कहता है? द पावर कन्फर्ड ऑन पार्लियामेंट बाय क्लॉज ए इंक्लूड्स द पावर टू फॉर्म अ न्यू स्टेट और यूटी बाय यूनाइटिंग अ पार्ट ऑफ एनी स्टेट और यूटी और एनी अदर स्टेट और यूटी। सिंपल है, यानी पार्लियामेंट जो है 3A के अंदर जो न्यू स्टेट बना रही है उसका कॉम्बिनेशन कुछ ऐसा हो सकता है, स्टेट प्लस स्टेट न्यू स्टेट, स्टेट प्लस यूटी न्यू स्टेट, यूटी प्लस यूटी न्यू स्टेट। यही 3 कॉम्बिनेशन हो सकता है। यस, यही बात कह रहा है एक्सप्लेनेशन में। जो बात यहाँ पे कहा इन्होंने कि A to E का मतलब स्टेट है, वैसी को एक्सप्लेन कर दिया। क्लियर है ये? नाउ लास्ट चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पे समझ में आएगा कि क्यों हमने 2A को रिपील करना पड़ा, क्योंकि जब आप 4 पढ़ेंगे तो ये क्या कहता है, इसके अंदर 4 के अंदर 2 क्लॉजेज हैं। सबसे पहले क्लॉज 2 पे चल लेते हैं, वहीं से आपकी क्लैरिटी हो जाएगी कि नो सच लॉज एज अफोरसेड शैल बी डीम्ड टू बी अमेंडमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन फॉर पर्पसेज ऑफ आर्टिकल 368। यानी आर्टिकल 2 और 3 के अंदर कोई भी लॉ बन रहे हैं, 1, 2, 3 के अंदर कोई भी लॉज बन रहे हैं, स्पेशली 2 और 3 के अंदर, ये आर्टिकल 368 के अंदर अमेंडमेंट नहीं माने जाएंगे। कॉन्स्टिट्यूशन पार्लियामेंट ने क्या समझा, उन्होंने 2A ऐड कर दिया। उन्हें लगा कि सिक्किम को एडमिट कर रहे हैं और स्टैब्लिश कर रहे हैं, इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट की आवश्यकता है, 2A ऐड कर दिया। बट लेटर ऑन इंटरप्रिटेशन हुआ, जुडिशरी ने कहा कि नहीं, आपको 2 और 3 के लिए कोई भी आप लॉ इनेक्ट कर रहे हैं वो सिंपल लेजिस्लेशन होगा। आर्टिकल 2 एंड आर्टिकल 3 के अंदर कोई भी लॉ, कोई भी एक्सरसाइज ऑफ पावर सिंपल लेजिस्लेशन, ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन से होगा। ये अमेंडमेंट अंडर आर्टिकल 368 नहीं माना जाएगा, तो इसलिए फिर हमें 2A को रिपील करना पड़ा। क्लियर है ये? याद रहे। अब पहला लास्ट प्रोविजन तो हमने कर लिया। 4 का एक हमारे पास क्लॉज रह गया है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। क्या कहता है? लॉज मेज अंडर आर्टिकल 2 एंड 3। 2 एंड 3 के अंदर जो आर्टिकल 2 एंड 3 के अंदर जो लॉज बन रहे हैं, दे टू प्रोवाइड फॉर द अमेंडमेंट ऑफ 1st एंड 4th शेड्यूल। याद रखिएगा कि आर्टिकल 2 एंड 3 के अंदर जो भी लॉज बनेंगे, ये मस्ट है, ये मैंडेट है कि वो 1st एंड 4th शेड्यूल को अमेंड करेंगे ही करेंगे, एंड सप्लीमेंटल इंसिडेंशियल एंड कंसिक्वेंशियल मैटर्स। यानी अब इससे जो भी चेंजेज होगा, 1st एंड 4th शेड्यूल में चेंजेज आने से और जो चेंजेज होंगे उन सब का भी अरेंजमेंट वो लॉज करेंगे। उन लॉज में वो सारी बातें लिखी होनी चाहिए। सो आर्टिकल 2 एंड 3 जब के अंदर कोई भी लॉ बनता है तो याद रखिए कि कौन कौन सा शेड्यूल अमेंड होगा, 1st शेड्यूल अमेंड होगा, 4th शेड्यूल अमेंड होगा, और इसके अमेंडमेंट से जो भी चेंजेस आने वाले हैं वो सारे अरेंजमेंट वो लॉज में करने हैं। यही बातें यहाँ लिखी गई हैं, इसको मैं पढ़ देती हूँ। एनी लॉ रिफर टू इन आर्टिकल 2 और 3 शैल कंटेन सच, देखिए शैल वर्ड यूज है, और जहाँ पे शैल वर्ड आ जाता है बाइंडिंग है, होना ही होना है। यानी आर्टिकल 2 एंड 3 से कोई भी अगर लॉ बनता है उसमें क्या क्या होगा, शैल कंटेन, होना ही होना है। क्या क्या होगा, सच प्रोविजन फॉर द अमेंडमेंट ऑफ 1st शेड्यूल एंड 4th शेड्यूल। यानी आर्टिकल 2 एंड 3 के अंदर जो लॉज बनेंगे उससे क्या क्या अमेंड होगा,
शेड्यूल फर्स्ट एंड शेड्यूल फोर्थ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इट शैल कंटेन, ये प्रोविजंस होने ही होने हैं उन लॉज में जो फर्स्ट शेड्यूल और फोर्थ शेड्यूल को अमेंड करें, एज मे बी नेसेसरी टू गिव इफेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ द लॉ। ये क्लियर है। एंड दूसरा यहाँ पे है कि मे ऑल्सो, और क्या क्या कंटेन कर सकता है, सच सप्लीमेंटल इंसिडेंटल एंड कंसिक्वेंशियल प्रोविजन, इससे आने वाले और जो जो चेंजेस होने हैं वो सारे होंगे। जैसे जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, इंपॉर्टेंट है, इंक्लूडिंग प्रोविजन एज टू रिप्रेजेंटेशन इन पार्लियामेंट एंड इन द लेजिस्लेचर और लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट अफेक्टेड बाय लॉ। 2 and 3 से जो भी स्टेट्स अफेक्ट हो रहे हैं, आर्टिकल 2 and 3 के अंदर जो लॉज बन रहे हैं उससे फर्स्ट शेड्यूल एंड फोर्थ शेड्यूल में चेंजेस आएंगे। अब इनसे जो भी स्टेट्स अफेक्ट होंगे उन स्टेट्स का पार्लियामेंट में कैसे रिप्रेजेंटेशन होगा, स्टेट लेजिस्लेचर या लेजिस्लेचर एक से ज़्यादा अगर स्टेट अफेक्ट हो रहा है तो स्टेट लेजिस्लेचर्स में क्या चेंजेस होंगे, ये सारी चीज़ें आर्टिकल 2 and 3 से बनने वाले लॉज में बताया जाएगा। यानी आपसे पूछा जा सकता है कि आर्टिकल 2 के अंदर कोई लॉ बनता है तो क्या क्या चेंज होगा। सबसे पहले फर्स्ट शेड्यूल चेंज होगा, फोर्थ शेड्यूल चेंज होगा, पार्लियामेंट में रिप्रेजेंटेशन चेंज होगा, स्टेट लेजिस्लेचर में चेंजेज होंगे, रिप्रेजेंटेशन चेंज होंगे। सेम गोज फॉर आर्टिकल 3, मोर देन वन स्टेट्स इन्वॉल्व हो या यूटीज इन्वॉल्व होंगे तो अगेन यहाँ पे फर्स्ट शेड्यूल में चेंज होगा, फोर्थ शेड्यूल में चेंज हो गया, उन स्टेट्स का पार्लियामेंट में रिप्रेजेंटेशन चेंज होगा, रिप्रेजेंटेशन इन पार्लियामेंट, चलिए ऐसा लिख देती हूँ मैं, पूरा लिख लीजिएगा। स्टेट लेजिस्लेचर्स में क्या नंबर्स होंगे ये चेंज होंगे, तो ये आप याद रखेंगे। एंड अगेन 4 का क्लॉज 2 क्या कहता है कि 2 and 3 के अंदर कोई भी लॉ बनता है, कोई भी लॉ इनैक्ट होता है तो वो एक ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन होगा, दैट शैल नॉट बी डीम्ड एज अ अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर पर्पस ऑफ आर्टिकल 368। 2 and 3 के अंदर कोई भी लॉ 368 के अंदर अमेंडमेंट नहीं माना जाएगा, ये ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन होगा। और यही कारण है कि हमने जब 2A इनैक्ट किया फिर 4 क्लॉज 2 का इंटरप्रिटेशन आया और हमें 2A को रिपील करना पड़ा क्योंकि हमने कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड कर दिया, यहाँ तो अमेंडमेंट की आवश्यकता ही नहीं थी। सो this is the discussion of part 1 of the constitution from article 1 to 4। I hope आपको समझ में आया हो। दोबारा देख लीजिएगा, गो एंड रीड आर्टिकल्स 1 to 4, बहुत मुश्किल नहीं है। एंड अगर मेरी लैंग्वेज आपको बहुत डिफिकल्ट लग रही है, राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स, आई विल ट्राई टू सिंप्लीफाई, बहुत सिंप्लीफाई करने की कोशिश कर रही हूँ। यू विल एंजॉय दिस एक्सरसाइज। सी पॉलिटी इज नॉट बोरिंग, पॉलिटी इज बिग टेक्निकल, इट रिक्वायर्स लूसिड एक्सप्लेनेशन, सिंपल एक्सप्लेनेशन चाहिए, थोड़ा सा हैंड होल्डिंग चाहिए, एंड यू विल सेल थ्रू इट। आई प्रॉमिस यू, आई गारंटी यू दैट you are going to be in the less than 0.1%, less than, I am telling you, less than, yes, this is less than 0.1% of people who are going to do good in polity. So I have taken whole responsibility of your polity। आपके classes कल से full flow में आएंगे, current affairs भी हम करेंगे, we'll do it PT से ही हम करेंगे, ठीक है। मैं कहीं रैंडम से उठा करके नहीं कराना चाहती क्योंकि इवेंचुअली यू हैव टू डू PT। आपके साइकोलॉजी को सेटिस्फाई होना बहुत जरूरी है, हम इस पर अलग से क्लास लाएंगे। आपका PYQ स्टार्ट हो जाएगा एंड इसके साथ मैं देखती हूँ मेरे और जो नोट्स हैं मैं उनको हो सकेगा तो और सब्जेक्ट्स के नोट मैं डिस्कस कर दूंगी फॉर योर रिविजन पर्पस। आई लव जियोग्राफी, लेट्स सी कि जियोग्राफी में कितना मैं टाइम निकाल पाती हूँ, तो जियोग्राफी के NCERTs और PYQ भी मैं करा दूंगी। काफ़ी काम किया है जियोग्राफी पे भी, बट as a faculty, I'm a faculty of polity and constitution and GS paper too. So I'll see you tomorrow. Thank you very much.